Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh. Welcome to Labor Law Part 2 classes. This Labor Law Part 2 is in the syllabus of LLB Honours 6th semester. So today we will discuss Section 3 of the Maternity Benefit Act and all the topics which is provided further in it. We have discussed some definition which have been provided under Section 3, and today we have to discuss from the last important definition which is given in Maternity Benefit Act 1961. इससे पहले हम कई सारी डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इसकी लास्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 3 सब क्लॉज N under the Maternity Benefit Act 1961. The definition of wages is given there. It is very much important definition because जो definition की wages की definition है वो change हुई है अभी सिविल सिक्योरिटी कोड में, और उसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं. अभी एक सिविल सिक्योरिटी कोड आया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. उस सिविल सिक्योरिटी कोड में एटलीस्ट 29 सेंट्रल लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू लेबर लॉ मर्जअप किए गए हैं और उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उन 29 लेजिस्लेशंस को जो कि लेबर लॉ के सेंट्रल लॉ से रिलेटेड हैं उनको मर्ज कर दिया गया है. तो वहाँ पर वेजेस की एक डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है. सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि क्या चेंज हुए हैं डेफिनेशन में इसे भी समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन इन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. इट सेज वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन पेड और पेएबल इन कैश टू अ वूमेन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड वर फुलफिल्ड एंड इंक्लूड्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वेजेस का मतलब यहाँ पर यह बात कही गई है कि वेजेस मीन्स वो सारा रिम्यूनरेशन जो कि कैश में पे कर दिया गया है, या कि जिसे ऐसा रिम्यूनरेशन जिसे कैश में पे किया जा सकता है. यानी कि वेजेस में वो रिम्यूनरेशन आएगा जो कि या तो कैश में दिया गया हो, या फिर वो रिम्यूनरेशन जो दिया चाहे जिस सेंस में दिया चाहे वो जिस भी तरीके से गया हो उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, इट मे नॉट बी इन कैश बट इट कैन बी इन कैश और इट मे बी इन कैश. ओके, मतलब वो कन्वर्ट हो सकता है कैश में. इसके बाद हम आते हैं आगे. लेकिन कब? जब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि जब भी वुमेन एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयमेंट में आती है तो हमेशा कोई भी वर्कर या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉई जब किसी एम्प्लॉयमेंट आता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है. वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और एम्प्लॉयड भी हो सकता है. ठीक है, उस एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक एम्प्लॉई, यहाँ पर हम वुमेन एम्प्लॉई की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, यानी कि वो उन सारी शर्तों को पूरा कर रहा है जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो ऐसे सारे रिम्यूनरेशन उसे मिल सकते हैं जो कि कैश में मिलेंगे, जो कि कैश में दिए जा सकते हैं या फिर कैश में दिए गए हैं. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये देखते हैं. सब क्लॉज 1 से such cash allowances including dearness allowances and HRA allowances, house rent allowances as a woman is for the time being entitled to. मतलब कि इसमें कहा गया है कि इस वेजेस में वो कैश अलाउंसेस इंक्लूड होंगे जिसके लिए एक वुमेन इंटाइटल्ड है. ठीक है, इसमें DA हम कहते हैं जिसे शॉर्ट में डियरनेस अलाउंसेस, और जिसे शॉर्ट में HRA कहते हैं, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस भी इंक्लूड होंगे. इसके बाद आते हैं हम
इसमें और क्या इंक्लूड होता है, इंसेंटिव बोनस इंक्लूड होता है, और क्या इंक्लूड होता है, द मनी वैल्यू ऑफ द कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स बट, मतलब कि इसमें और मनी जो भी कंसेशनल सप्लाई होती है फूड ग्रेन्स की, देखिए कई बार क्या होता है, हम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं और हमें कुछ चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं क्योंकि हम उस एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमें उस कंपनी या उस इंस्टीट्यूशन से हमें वो चीज़ें सस्ते में मिलती हैं। तो वो जो भी कंसेशनल सप्लाई हो रही है उसकी जो मनी वैल्यू होगी वो भी वेजेस में इंक्लूड होगी। तो क्या क्या इंक्लूड करने की बात की गई है, एक तो वो सारे अलाउंसेस जिनके लिए वो इंटाइटल्ड है जो कि एक्सप्रेसली दिए गए हैं, उसके अलावा डीए, एचआरए, इंसेंटिव बोनस, ठीक है, और जो भी कंसेशनल सप्लाई होगी उसका मनी वैल्यू, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या क्या अब इंक्लूड नहीं होता है वेजेस में अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसमें एनी बोनस अदर दैन इंसेंटिव बोनस, इंसेंटिव बोनस के अलावा अगर कोई और भी बोनस छोटा मोटा मिलता है तो वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। ओवर टाइम अर्निंग्स एंड एनी डिडक्शन ऑफ पेमेंट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ फाइन, देखिए इसमें ओवर टाइम अर्निंग जो दिया हुआ है वो वेजेस में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अब जो सिक्योरिटी सिविल जो भी लेबर सिक्योरिटी कोड आया है नया, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इसलिए अभी वो बिल के रूप में है, तो इस कोड में जो ओवर टाइम अर्निंग्स है उसे वेजेस में इंक्लूड किया गया है, ये एक मेजर चेंज किया गया है, ठीक है। लेकिन अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो वेजेस की डेफिनेशन है उसमें ओवर टाइम अर्निंग इंक्लूड नहीं है। इसी तरह जैसे आप पॉइंट 4 देखेंगे, एनी ग्रेचुटी पेबल टू द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जो सर्विस जब ख़त्म होती है तो एक ग्रेचुटी मिलती है, ठीक है, ग्रेचुटी पेमेंट होता है, तो वो जो ग्रेचुटी होती है वो अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन द न्यू डेफिनेशन विच इज़ गिवन अंडर द लेबर सिक्योरिटी बिल दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वेजेस, ठीक है, ग्रेचुटी इंक्लूड की जाएगी अंडर द न्यू लेबर सिक्योरिटी बिल में। लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट के अंडर ग्रेचुटी नहीं इंक्लूड होगी वेजेस में। तो अगर आपको मैटरनिटी बेनिफिट पर एक्ट पर फोकस करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओवर टाइम अर्निंग्स हो गई, ठीक है, जो ग्रेचुटी हो गई, ये सारी जो है ये दोनों चीज़ें नहीं इंक्लूडेड है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर और टू एनी पेंशन फंड, अगर कोई पेंशन फंड है या प्रोविडेंट फंड है या फिर किसी, मान लीजिए किसी वुमेन एम्प्लॉय को किसी दूसरे लॉ में कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि अब आपको मैं बताता हूँ प्रोविडेंट फंड भी शायद इन्वॉल्व है, हालांकि आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट नए बिल में क्या है, बट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो पेंशन फंड होगा, प्रोविडेंट फंड होगा, पीएफ जिसे हम कहते हैं, पेंशन फंड, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी वेजेस में, ये सारी चीज़ें वेजेस में नहीं काउंट की जाएंगी। यानी कि एनी अदर बोनस अदर दैन इंसेंटिव बोनस, ओवर टाइम अर्निंग्स, ठीक है, और इसके अलावा जो पीएफ होता है, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सारी चीज़ें वेजेस में इंक्लूड नहीं होती हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वेजेस में अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और कौन सी चीज़ें वेजेस में इंक्लूड नहीं होती हैं अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज टर्म्स, डू रिमेंबर what are the inclusive and what things are not included under the act. So let's discuss further. Women, the definition of women is not too much important, and now we will come to the cases related to which section, it's about section 2। देखिए सेक्शन 3 को कंसीडर, सेक्शन 3 तो डेफिनेशन क्लॉज है, सेक्शन 3 में ये सारी बातें कही गई हैं कि जहाँ पर जो जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं उनका क्या मतलब है। सेक्शन 2 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में बात की गई है, हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये एक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई होगा, ये सेक्शन 2 बताता है। अब इसी एप्लीकेबिलिटी को लेकर कुछ केसेस डिसाइड हुए थे, जैसे कि उन केसेस को अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, प्लीज़ इन केसेस को याद रखिएगा। फर्स्ट केस इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स, ब्रैकेट में मस्टर रोल इसमें लिखा हुआ है, एक स्पेशल पिटीशन के थ्रू ये केस डिसाइड हुआ था। इसमें देखते हैं इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है उसने यहाँ पर वो एपेलेंट था,
तो एज एन एपेलेंट था एमसीडी, इन शॉर्ट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को एमसीडी बोलेंगे। तो जो एमसीडी है उसने वो जो मैटरनिटी लीव देता था या जो मैटरनिटी बेनिफिट देता था केवल रेगुलर फीमेल वर्कर्स को देता था, और जो भी फीमेल वर्कर्स मस्टर रोल पे थे या रेगुलर फीमेल वर्कर्स नहीं थे उनको मैटरनिटी बेनिफिट और मैटरनल लीव नहीं दिए जाते थे। ठीक है, और इस चीज़ को लेकर इशू था। जो भी फीमेल वर्कर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर अपनी आवाज़ उठाई कि उन्हें मैटरनिटी लीव क्यों नहीं दिया जाता, जो भी मैटरनल लीव होता है उन्हें क्यों नहीं मिलती, या उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स क्यों नहीं दिए जाते। ठीक है, उनका एक यूनियन था, उन्होंने उस यूनियन ने इस केस को उठाया और ये केस कोर्ट में गया। कॉरपोरेशन यानी कि एमसीडी ने कंटेंशन अपनी दी कि जो भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी उसमें एक्ट के अंडर जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं वो केवल उन्हीं वर्कमैन को दिए जा सकते हैं या उन्हीं वर्क वुमेन को दिए जा सकते हैं जो कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आती हैं, यानी कि जो भी वुमेन एम्प्लॉयज़ मस्टर रोल यानी कि जो परमानेंट नहीं है वो सारी वुमेन एम्प्लॉयज़ इस एक्ट के अंडर नहीं आएंगी। ये कंटेंशन थी एमसीडी की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की। यहाँ पर देखते हैं हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि एट द टाइम ऑफ एडवांस्ड प्रेगनेंसी a woman employee cannot be compelled to undertake hard labor as it would be detrimental to her health and also to health of the fetus। मतलब कि कोई भी वुमेन एम्प्लॉई से एडवांस्ड प्रेगनेंसी पीरियड में उससे हार्ड वर्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये न सिर्फ उसकी हेल्थ के लिए बल्कि उसके फोटस की हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होगा। कोर्ट ने कहा कि इस वजह से वो एक सर्टेन पीरियड के लिए उसे जो है मैटरनिटी लीव या मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है, मैटरनिटी लीव या मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं। ये जो बेनिफिट्स हैं हम पहले भी देख चुके हैं, प्री नेटल पीरियड के लिए भी दिए जाते हैं और पोस्ट नेटल पीरियड के लिए भी दिए जाते हैं। मतलब कि डिलीवरी से पहले के लिए भी कुछ टाइम पीरियड से दिए जाते हैं और डिलीवरी के बाद कुछ टाइम पीरियड तक दिए जाते हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि रेगुलर वुमेन एम्प्लॉयज़ को जो है ये मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा और जो पार्ट टाइम या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं या जो डेली वेजेस पे काम कर रही हैं उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट या मैटरनल लीव नहीं मिलेगा। इसलिए कोर्ट ने इस बात को टोटली रिजेक्ट किया और कोर्ट ने ये बात क्लियरली एक डिसीज़न दिया कि फीमेल वर्कर्स जो कि कैजुअल बेसिस पर या मस्टर रोल पर या डेली वेजेस पर वर्क कर रही हैं उन्हें भी मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न था, इसलिए ये पूरे इंडिया पर एज अ डायरेक्टरी अप्लाई होता है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट केस। द केस नेम इज़ डॉक्टर रचना चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था ये, इस केस ने भी लगभग सिमिलर डिसीज़न दिया था और कोर्ट ने ये बात कही थी कि कोई भी फीमेल एम्प्लॉयज़ चाहे वो रेगुलर बेसिस पर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो, एडहॉक बेसिस पर हो या फिर टेम्परेरी बेसिस पर हो, ठीक है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसे मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। इस केस में जो हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच थी उसने स्टेट गवर्नमेंट को उन सारी फीमेल वर्कर्स को 180 दिन की यानी कि फुल पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव देने को कहा था और ये भी डायरेक्शन दिया था कि ये मैटरनिटी लीव, मैटरनल लीव सबको दिया जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं, एडहॉक हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट केस रिलेटेड है, दैट इज़ यू ईश्वरैया वर्सेस डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड अदर्स। मतलब फिर से केस नेम रिपीट करता हूँ मैं, यू ऐश्वर्या वर्सेस डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ था इस केस में कि मैटरनल लीव तो दी गई थी, मैटरनिटी बेनिफिट तो दिया गया था, लेकिन उसे सर्विस पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया गया था। मतलब कि उन्हें सर्विस पीरियड में नहीं माना गया था, यानी कि उनकी जॉब नहीं गई, लेकिन उन्हें जो भी मैटरनल लीव या मैटरनिटी बेनिफिट दिया गया उसका उन्हें कोई भी ना फाइनेंशियल कोई बेनिफिट दिया गया ना कुछ भी दिया गया, उन्हें जॉब से नहीं निकाला गया, लेकिन उन्हें सर्विस में नहीं माना गया। ये कहा गया कि वो सर्विस में नहीं है इस पीरियड तक। ठीक है, इस चीज़ को लेके कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट ने कहा कि जो भी जजमेंट है, जो भी मैटरनल लीव का पीरियड है
या कोर्ट बोला कि मैटरनल लीव को या मैटरनिटी बेनिफिट को इस तरह से आप डिनाई नहीं कर सकते और इस तरह आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते सर्विस से, ठीक है। ये गलत होगा और इस तरह का कोई भी एक्सक्लूज़न नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे हम देखें, द नेक्स्ट केस इज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, मनीषा प्रियदर्शनी वर्सेस औरबिंदो कॉलेज। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि जो एप्लेंट और पिटिशनर, यहाँ पर जो पिटिशनर थी वही एप्लेंट भी थी, और इस केस में बेसिकली ये बात कही गई थी कि इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं पहले इस केस के। इस केस में ये हुआ था कि जो एप्लेंट पिटिशनर थी वो एक एफिलिएटेड कॉलेज में असिस्टेंट एडहॉक पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रही थी। उसने रिस्पोंडेंट कॉलेज से ये रिक्वेस्ट करी कि उसे मैटरनिटी लीव दी जाए विद ऑल अदर एलिजिबल बेनिफिट्स अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ओके। जो टाइम पीरियड उसने बताया वो 14 जनवरी से 24 मई तक का बताया, लेकिन कॉलेज ने उसकी रिक्वेस्ट का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद उसने अपनी रिक्वेस्ट को फिर से रिक्वेस्ट करी उसने 16 जनवरी को, और जो उसके बाद उसने जो मैटरनल लीव मांगी वो 21 जनवरी से मांगी। एक प्री मेच्योर बेबी डॉटर हुई, बेबी गर्ल हुई उसको, जो एडहॉक प्रोफेसर थी, 3 फरवरी 2019 को। उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया था कॉलेज का, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी तो वो मैटरनल लीव पे चली गई। उसके बाद वो फिर से लौट कर आई 24 मई को, जो कि उन्होंने डेट प्रिस्क्राइब की थी कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। कॉलेज ने उनको इन्फॉर्म किया 29 मई को कि उनकी ज्वाइनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें मैटरनल लीव नहीं दी गई थी ऑफिशियली। कोर्ट ने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, और कोर्ट ने यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को, मैटरनल लीव को, सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 से अटैच किया, ठीक है। कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि कोर्ट ने का हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। कोर्ट सेज वी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दैट एज अ लेजिटिमेट ग्राउंड फॉर डिनाइंग एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द एप्लेंट पिटिशनर, ठीक है। कोर्ट ने कहा ये कोई भी लेजिटिमेट ग्राउंड नहीं है कि उससे ऐसे किसी भी उसे जो है उसका एक्सटेंशन या टेन्योर को रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी कि उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ हर एब्सेंस ड्यू टू प्रेगनेंसी पीरियड। Such a justification offered by the respondents for the declining to grant an extension to the appellant petitioner, as she had highlighted her need for leave due to her pregnancy and confinement, would tantamount to penalizing a woman for electing to become a mother while still employed, and thus pushing her into a choiceless situation, as motherhood would be equated with the loss of employment। यहाँ पर कोर्ट ने ये बात कही कि अगर इस तरह किसी की सर्विस टर्मिनेट की जाएगी वुमेन एम्प्लॉय की, ठीक है, तो वो उस वुमेन को या वो इस देश की ऑल अदर वुमेन्स को एक चॉइसलेस सिचुएशन में पहुंचा दिया जाएगा। कैसी चॉइसलेस सिचुएशन में, कि या तो वो मदरहुड के ऑप्शन को सेलेक्ट करें या फिर वो एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट करें, ठीक है। और कोर्ट ने ये कहा कि ये कम्प्लीटली एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कोर्ट ने कहा कि एवरी वुमेन हैज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ हर रिप्रोडक्टिव राइट्स अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। यहाँ पर अगर आप किसी को ये प्रेशर डालते हो कि वो एम्प्लॉयमेंट में तभी रह सकता है जब वो मदरहुड का ऑप्शन चूज़ ना करे, विच इज़ एंड द ऑप्शन ऑफ मदरहुड इज़ इन्वॉल्व इन आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16, तो ये क्लियरली वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का एक वुमेन की। इसलिए कोर्ट ने ये बात कही कि किसी की प्रेगनेंसी, किसी वुमेन एम्प्लॉय की प्रेगनेंसी या उसके मदरहुड का ऑप्शन को आप पीनलाइज नहीं कर सकते। पीनलाइज किस तरीके से, उसको जॉब से निकाल कर। अगर आप इस तरह का ऑप्शन, मदरहुड का ऑप्शन को आप पीनलाइज करेंगे तो ये क्लियरली उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा, विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 14 एंड 16, ओके। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत ही हार्शली इस जो डिसीज़न था दिया, बहुत ही हार्शली कंटेंशन रिजेक्ट करी इसने स्टेट की, और जो सर कॉलेज पर उन्होंने
कॉलेज को ना तो उन्होंने सिर्फ जो प्रोफेसर थे उनको रिइंस्टेट किया, बल्कि 50,000 का फ़ाइन भी लगाया कॉलेज पर। ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर हम नेक्स्ट केस देखें इससे रिलेटेड, तो द केस इज़ एमएस पूजा जिग्नेश दोषी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। 2015 का केस था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, सरोगेसी से रिलेटेड केस है ये। इस केस में क्या हुआ था कि जो पेटिशनर थे उसने एक बच्चे के लिए सरोगेसी का रूट अपनाया, मतलब कि उसने एक सरोगेसी के थ्रू एक बच्चे को लिया। इट मीन्स द पेटिशनर वॉज अ कमीशनिंग मदर, शी गेव हर एग एंड द मदर हु गेव द बर्थ वॉज अ सरोगेट मदर। इट मीन्स अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पेटिशनर थी वो बायोलॉजिकल मदर थी, उसने सरोगेट मदर से अपना बच्चा लिया और फिर उसने मैटरनिटी लीव मांगी ताकि वो अपने सरोगेट चाइल्ड की देखभाल कर सके। ठीक है। कमीशनिंग मदर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया भी, कमीशनिंग मदर इज़ द मदर हु जनरली गिव हर एग फॉर द चाइल्ड। ओके। तो यहाँ पर पेटिशनर जो है कमीशनिंग मदर थी। अब उसने बच्चे की केयर के लिए मैटरनिटी लीव मांगी, उस लीव को रिजेक्ट कर दिया गया इस ग्राउंड पर कि जो रूल्स और पॉलिसीज़ हैं वो सरोगेट चाइल्ड के लिए मैटरनिटी लीव को परमिट नहीं कर सकती। इस चीज़ को चैलेंज किया गया। कोर्ट ने कुछ केसेस रेफ़र किए यहाँ पर, जैसे कि मिसेस हेमा विजय मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड दिल्ली, एंड वन केस वाज, एक और केस था दैट इज़ रोमा पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो भी सरोगेसी के थ्रू बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मदर कह लें या फिर कमीशनिंग मदर कह लें, और जो उसका फादर होगा, ठीक है, उन दोनों को लीव मिलेगी। मदर को वहाँ मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे और मैटरनिटी लीव मिलेगी, जैसा कि हम पहले अभी आगे पढ़ेंगे। इसका एक अलग फिक्स्ड पीरियड होता है और फादर को पेरेंटल लीव या पैटर्निटी लीव मिलेगी। ओके। उसके बाद इससे रिलेटेड एक और केस था, द केस नेम वाज रसिथा CH वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। यहाँ पर भी सेम बात कही गई थी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर जो भी बेनिफिट्स हैं उन्हें वो सारे बेनिफिट मिलेंगे, चाहे उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वुमेन एम्प्लॉय का वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो या ना हो। ठीक है। यहाँ पर इसके आगे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जो रसिथा जो पेटिशनर थी उसकी मैटरनिटी लीव को डिनाई किया कैलिकट यूनिवर्सिटी ने, और उसका ग्राउंड ये था कि वो मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया, वो मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द यूनिवर्सिटी रूल्स उसे नहीं दिए जा सकते। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थी। कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व करी, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने बोला कि जो भी मैटरनिटी बेनिफिट होता है वो केवल स्टैट्यूटरी बेनिफिट या केवल एग्रीमेंट के थ्रू मिला हुआ बेनिफिट नहीं है। ये मैटरनिटी बेनिफिट इज़ टोटली कनेक्टेड विद द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, कि एक वुमेन एम्प्लॉय की डिग्निटी से पूरी तरीके से कनेक्ट होता है। इसको सिर्फ इस वजह से डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई वुमेन एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थी। ठीक है। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी बाउंड है मैटरनिटी बेनिफिट्स देने के लिए, भले ही उसे एग्रीमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो। ये इस पर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है एक डिग्निटी से वुमेन की, आर्टिकल 21 से, जो कि प्रिवेल करेगा किसी भी स्टैट्यूट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे। इसलिए वो भले ही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर थी, उसे मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं द नेक्स्ट केस विच इज राखी PV एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। 2018 का केस था ये, केरला हाई कोर्ट का केस था ये भी। इसमें भी यही बात कही कोर्ट ने, एंड इट वॉज हेल्ड दैट अ वुमेन एम्प्लॉय कैन नॉट बी डिनाइड मैटरनिटी बेनिफिट्स मेयरली बिकॉज हर स्टेटस इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। इसमें भी वही बात कही गई कि केवल इस वजह से किसी का मैटरनिटी बेनिफिट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट अ वुमेन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू चूज बिटवीन मदरहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। द
ऑब्जर्वेशन इज हियर कि कोर्ट किसी भी वुमेन एम्प्लॉय को ये चुनने के लिए कंपेल नहीं कर सकता कि वो या तो मदरहुड चुने या फिर एम्प्लॉयमेंट चुने, ठीक है। इसलिए ये सारे केसेस रिलेटेड हैं सेक्शन 2 से। और देखिए, अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड कोई भी एक जनरल क्वेश्चन आता है विच इज़ नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड विद एन सेक्शन, तो आप इन सारी केसेस को उसमें ऐड कर सकते हो। यानी कि ये केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस माने जाते हैं और इन्हें जनरल आंसर्स में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ डू रिवाइज दीज ऑल केसेस एंड some cases are very much important. There is one case which is related to the surrogacy, okay, इसको ज़रूर रिवाइज़ करिएगा आप लोग। पहला केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ाया था, पहला केस इसमें वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। द केस नेम इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली फीमेल वर्कर्स। ये पहला केस था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न था, इसलिए ये केस कई सारे हाई कोर्ट डिसीज़न में रेफ़र भी किया जाता है, ठीक है। तो in the next class we will discuss further, we will discuss the next section, okay. Till then, thank you.